हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वीके स्टडी इंस्टीट्यूट पर। अगर आप भी यूपी से 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराया जा रहा है। और साथ ही ये सीरीज जो भी अभी तक पिछले वर्षों में आयोग के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का संग्रह इस सीरीज के माध्यम से आपके बीच तक लाने का हम सभी का संभव प्रयास है ये। और ये तभी सफल हो पाएगा जब आप लोगों का सहयोग हमारे चैनल को मिलेगा। तो जो भी लोग पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि दिन परीक्षा के बहुत कम हैं, अक्टूबर में परीक्षा निर्धारित है। अभी भी जो भी छात्र यूपी पीसीएस 2020 की तैयारी करना चाहते हैं, अभी लगभग 100 दिन का समय है। तो जो भी छात्र यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए पर्याप्त समय है और वो तभी संभव हो पाएगा जब आप और हम दोनों मिलकर के परीक्षा की तैयारी करेंगे। आपका कार्य है पढ़ना और हमारी टीम का कार्य है आपको वो बेस्ट स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड कराना जो आप चाहते हैं। ये बेहतर होगा कि आप 50 किताबों में भटकने से अच्छा है आप इस चैनल के माध्यम से सिर्फ उतना ही पढ़ें जितना कि बहुत ज़रूरी है, अति महत्वपूर्ण है। तो आज की जो सीरीज है वो इकोनॉमिक्स की हम लोगों की क्लासेस साथ में चल रही हैं और हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उसकी भी सीरीज चला रहे हैं। तो ये सीरीज का सेकंड पार्ट है। तो आप सभी लोग इस सीरीज के साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं अर्थशास्त्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है? ए नीति आयोग, बी वित्त मंत्रालय, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 2, वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना 1977 लागू की गई थी। ए 1 जनवरी 1997, बी 1 फरवरी 1997, सी 1997 या डी 1 जुलाई 1997। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई 1997। वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना 1977 का उद्देश्य था जो काला धन था उसको प्रकाश में लाना और उस काले धन पर साधारण कर लगा करके उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देना, यही इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसी उद्देश्य के मद्देनजर इस योजना को लागू किया गया था। अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है। ए 80%, बी 33%, सी 22% और डी 15%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, %। क्वेश्चन नंबर 4, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है। ए वित्त मंत्रालय के सचिव का, बी गवर्नर का, सी वित्त मंत्री का या डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय के सचिव का। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। ए भुगतान शेष के चालू रेखा के संबंध में, बी भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में या सी स्वर्ण में। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भुगतान शेष के चालू रेखा के संबंध में। भारत ने चालू खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की स्थिति 19 अगस्त 1994 को प्राप्त कर ली। तारापोर समिति का गठन भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में रुपए को परिवर्तनीय बनाने के उपाय सुझाने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं।
भारत में नोट निर्गमन प्रणाली नोट इशू आधारित है? ए अनुपातिक कोष प्रणाली पर, बी न्यूनतम कोष प्रणाली पर, सी स्थिर विनिमय प्रणाली पर, या डी पूर्ण परिवर्तनशील प्रणाली पर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम कोष प्रणाली पर। इसमें आपका 200 करोड़ रुपए भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होना चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ रुपए नगद और 85 करोड़ का गोल्ड अनिवार्य है। तभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों का निर्गमन कर सकती है, अर्थात नोटों को छाप सकती है। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। निम्न कारणों में कौन सा भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए उत्तरदायी रहा? ए जनसंख्या में तेज वृद्धि, बी मूल्यों में भारी बढ़त, सी कृषि और औद्योगिक क्षेत्र विकास में धीमी गति, या डी विदेशी विनिमय की अनुपलब्धता। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपसे जिस तरीके से पूछा जाएगा वो ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, या डी 4 और 1, इस तरीके से विकल्प बना के आपसे प्रश्न को पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर बताया गया है, अर्थात आंसर इसका पहला और तीसरा सही होगा, यानी जनसंख्या में तेज वृद्धि और कृषि औद्योगिक क्षेत्र विकास में धीमी गति। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आपको लेके चलते हैं। राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, यानी राष्ट्रीय आय का क्या आशय है? बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष कर को घटाकर तथा उत्पादन को जोड़कर जो हमें प्राप्त होता है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया? तो रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन जुलाई 1991 में किया गया था। अभी तक भारत में 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। पहला 1949 में, दूसरा 1966 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, और तीसरा आपका 1991 में। अवमूल्यन क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। अब आपको प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। किसी देश के प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? ए जनसंख्या से, बी राष्ट्रीय आय से, सी राष्ट्रीय आय व जनसंख्या दोनों से, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रीय आय व जनसंख्या दोनों से। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है? ए नीति आयोग द्वारा, बी आरबीआई द्वारा, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा। तो इसका सही आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और जो भी हम यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं ये सभी प्रश्न प्रीवियस परीक्षाओं में आयोग के द्वारा पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संघ सरकार के निम्नलिखित घाटों पर विचार करें। पहला है प्रारंभिक घाटा, दूसरा है राजकोषीय घाटा, तीसरा है आगम घाटा। अब इनको आपको घटते हुए क्रम में लगाना है। तो पहला जो आएगा वो आपका राजकोषीय घाटा होगा, फिर आगम घाटा होगा और फिर आपका प्रारंभिक घाटा होगा, यानी यहाँ पर विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। प्रारंभिक घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटे में जब हम ब्याज की अदायगी को घटा देते हैं तो जो हमें शेष मिलता है वो हमारा प्रारंभिक घाटा कहलाता है। आगम घाटा हमारा क्या होता है? जब राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से कम हो जाती हैं, जो इस रूप में होने वाले अतिरिक्त व्यय राजस्व घाटा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो विकल्प ए है पहले घटता है फिर बढ़ता है, विकल्प बी पहले बढ़ता है फिर घटता है, विकल्प सी बढ़ता जाता है और विकल्प डी स्थिर रहता है। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, बढ़ता जाता है। और उसके बाद में अगला है, जब अर्थव्यवस्था विकसित होती है उसमें प्राथमिक क्षेत्र कृषि का प्रतिशत कम हो जाता है और तृतीय क्षेत्र बढ़ता जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में भारत की आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो सबसे मुख्य स्रोत जो है वो सेवा है जो कि 51% है, बी कृषि 22.1%, सी उद्योग 26.9%, डी व्यापार
जो इसमें प्रतिशत लिखा हुआ है वो प्रतिशत आपको लिखकर नहीं आएगा, मैंने आपको समझाने के लिए इसमें प्रतिशत आगे मेंशन किया हुआ है। अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेवा है जो कि 51% का उसका स्रोत है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिशिट, बजट घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, ये आपका राजकोषीय घाटा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, हरित सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स आपका विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिर विकास विभाग के द्वारा विकसित किया गया था, जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड बैंक इन्वायरमेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिवीजन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा मानव सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? ए जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सी सामाजिक असमानता या डी प्रौढ़ साक्षरता। तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी सामाजिक असमानता, यानी मानव सूचकांक में सामाजिक असमानता शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में इस अधिकार की व्यवस्था नहीं है। समाज के कमजोर वर्ग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की दरों में छूट, इस तरीके की कोई भी व्यवस्था भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, अवमूल्यन किसकी ओर संकेत करता है? तो यहाँ पर निर्यात को प्रोत्साहन देता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ? तो भारत में मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ, पहला 1949 में, दूसरा 1966 में और तीसरा 1991 में। 1966 में तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जिसके अंतर्गत भारत में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। अवमूल्यन क्या होता है यह भी जानना बहुत अनिवार्य है। तो यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता तो उस मुद्रा को अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन से देश में उत्पादित वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं और वस्तुओं के निर्यात बढ़ जाते हैं। अवमूल्यन उस देश की सरकार कर सकती है। अब आपको जो सीरीज 1 है, पार्ट 1 है, उसका भी रिवीजन करवाते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न था आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न था भारत में आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है? तो मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक सुधार का जनक माना जाता है। तीसरा प्रश्न था अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो अमर्त्य सेन जी को मिला था, जो कि अर्थशास्त्री थे, जो बाद में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति घोषित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 था स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति वर्ष 1948 में घोषित की गई थी। दिसंबर 1947 में एक औद्योगिक सम्मेलन बुलाकर समस्याओं पर चर्चा की गई थी। 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने औद्योगिक नीति को घोषित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी जी की। क्वेश्चन नंबर 8, अमर्त्य सेन द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी हैं? तो कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एंड फैमिन्स, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 9, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा पुस्तक के लेखक हैं जेबी कृपलानी जी। क्वेश्चन नंबर 10, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि अथवा वस्तुओं की आपूर्ति में कमी होती है तो मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसमें मुद्रा के वास्तविक मूल्य में कमी आती है। सामान्यतः विकासशील देश में सीमित मुद्रास्फीति यहाँ की आर्थिक अर्थव्यवस्था में सहायक होती है। तो मुद्रास्फीति जो होती है, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपने आज 100 रुपये में जितना सामान खरीदा और आज के बाद में आने वाले समय में आपने उतने ही सामान को खरीदने के लिए 200 रुपये खर्च किए, तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति 100% यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संसद का, संचित धन अनुच्छेद 266(3) के अंतर्गत।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आर्थिक वृद्धि का परिचायक है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1945 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? तो वह है कीमत। बाजार के लिए कीमतों का होना सबसे अधिक आवश्यक है। कीमत निर्धारण के तंत्र के आधार पर बाजार प्रणाली काम करती है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व को महत्ता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी देश के आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है? तो आंसर है इसका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कब कहते हैं? यदि उस देश को बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़े तो उस देश को ऋण जाल में फंसा हुआ देश कहते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? तो जुलाई 1948 में। आईडीबीआई की स्थापना कब की गई? जुलाई 1964 में। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1982 को। क्वेश्चन नंबर 21, सड़क, रेलवे, ऊर्जा, दूरसंचार, बैंकिंग सुविधा इत्यादि आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत आते हैं, जबकि शिक्षा एवं स्वास्थ्य इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। यह आपका बीपीएससी 2004 में पूछा जा चुका है। शिक्षा और स्वास्थ्य आपका सामाजिक अधिसंरचना के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 22, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, विश्व व्यापार संगठन को तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, यह आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए है करारोपण, ऑप्शन बी सार्वजनिक व्यय, ऑप्शन सी ब्याज दर और ऑप्शन डी आपका सार्वजनिक ऋण। तो आंसर इसका हो जाएगा ब्याज दर। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ऑप्शन सी ब्याज दर राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, जबकि बाकी सभी उपकरण हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कर्मचारी महंगाई भत्ते का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत भारत में कर्मचारी महंगाई भत्ते का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। कैसी बेरोजगारी है? तो चक्रीय बेरोजगारी है। ऐसी बेरोजगारी जो समग्र मांग को कमी तथा निष्क्रिय उत्पादन क्षमता के कारण हो और मांग में वृद्धि के साथ स्वतः ही समाप्त हो जाए, तो ऐसी बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 28, बेरोजगारी की समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 29, बंद अर्थव्यवस्था क्या है? जिसमें ना निर्यात हो ना ही आयात हो, उस अर्थव्यवस्था को हम लोग बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो परिवार के उपभोग के आधार पर भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है तो कैलोरी प्राप्ति से। जिसकी भी 2100 कैलोरी से कम होता है उसे हम गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको रेगुलर क्लासेस और साथ ही जो प्रश्न सीरीज चल रही है वो भी आपको दोनों चीज़ें एक साथ अब चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ बने रहिए। हम लगातार बहुत कठिन परिश्रम करके आपके बीच में ये सब मटेरियल लेके आ रहे हैं और लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। अभी बहुत समय है तो समय को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।